चलो, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज कंट्रोलिंग चैप्टर। ठीक है। और ये हमारे पार्ट बी, सॉरी, पार्ट ए का जो मैनेजमेंट का बुक है उसका द एंड यहाँ पर होगा इस चैप्टर के साथ। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारे 5 जो मेजर फंक्शन या प्रोसेस या स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें मैंने आपको बताया था कि POS में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट, सिर्फ और सिर्फ सोचने समझने का काम होता है। एक्चुअल जो काम शुरू होता है ना, वो डायरेक्टिंग पर जाकर होता है। ठीक है। अब डायरेक्टिंग पे काम शुरू करवाने के लिए हमने देखा था 4 एलिमेंट का यूज हमें करना पड़ा था। हम सुपरवाइज करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लीड करेंगे और उनसे बेटर कम्युनिकेट करेंगे। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तब जाकर हम उनसे अपना डिजायर्ड वर्क अपने डिजायर्ड तरीके से अचीव करवा पाते हैं। लेकिन अब हम उन लोगों को काम तो दे दिए, ये सारा इंस्ट्रक्ट तो कर दिए, लेकिन हमें ये चेक भी करना पड़ेगा कि जो हमने सोचा था, जैसा हमने सोचा था, क्या वो काम वैसा ही हो रहा है या कुछ गड़बड़ चल रही है। तो यहां पर इस काम को चेक करने के लिए कंट्रोलिंग चैप्टर बनाया गया है। कंट्रोलिंग चैप्टर का सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूं, कंट्रोल वर्ड से आया है, यानी कि काम को कंट्रोल करना। कंट्रोल कहने का सिंपल मतलब अभी मैंने बोला कि आपने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है या नहीं, ये बात को समझाने का काम करता है हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर। तो यही आपको इंग्लिश में लिख दिया है, टू चेक वेदर द वर्क आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट और नॉट। ठीक है। तो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या वो काम उसी तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो हो गया इसका मीनिंग कि क्या होता है कंट्रोलिंग का मतलब। लेकिन कैसे चेक करेंगे? हमने बोल तो दिया कि हमें चेक करना है कि जैसा सोचा वैसा हो रहा है या नहीं, बट हाउ? तो व्हाट के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, या हाउ कैन वी नो कि जैसा सोचा है वैसा हो रहा है या नहीं। तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहला चीज, एकदम सिंपल सा लॉजिक है ये, कि भाई पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमने सोचा क्या था, यानी हमारा सोच स्टैंडर्ड क्या था। हमने क्या स्टैंडर्ड, क्या बेंचमार्क बनाया था, क्या सोचा था कि इस साल हमारा क्या टारगेट रहा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जब हम किसी काम को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट स्टैंडर्ड डिड वी सेटअप। तो सेटिंग अप स्टैंडर्ड, पहला काम होता है स्टैंडर्ड का बनाना। स्टैंडर्ड कैन बी इन क्वालिटेटिव टर्म और कैन बी इन क्वांटिटेटिव टर्म। ठीक है। स्टैंडर्ड आप क्वालिटेटिव नेचर का भी बना सकते हो, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, प्रोडक्ट के हिसाब से भी, या 100 kg, 500 kg क्वांटिटी के हिसाब से भी आप बना सकते हो। ठीक है। तो क्वालिटी के बेसिस पर या क्वांटिटी के बेसिस पर पहला काम होता है कंट्रोलिंग में सेटिंग स्टैंडर्ड। आपने चलो स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया, हम प्रिफर करते हैं कि स्टैंडर्ड भले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सेट हो सकता है, हम प्रिफर करते हैं हमेशा टू सेट इट इन क्वांटिटेटिव टर्म, क्योंकि इस क्वांटिटी वाली चीज को हम आसानी से कंपेयर कर पाते हैं, क्वालिटी वाली चीज को थोड़ा ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट देकर समझना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि दोनों सेट कर सकते हो, बट विल प्रेफर कि क्वांटिटेटिव सेट करो, जिससे कि बाद में जाकर उसको आप क्वांटिटी वाइज मेजर कर सको, कंपेयर कर सको। दूसरा चीज, आपने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया, अब सेकंड काम क्या होगा, एक्चुअल काम कैसा हुआ है उसको तो मेजर कर लो। ठीक है, कि भाई हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया कि मान लो हमने टारगेट दे दिया कि 1,000 kg का प्रोडक्शन इस महीने में होगा। तो अब सेकंड काम क्या होगा, हम ये देखेंगे कि काम हुआ कितना है, उसको मेजर करेंगे। ठीक है। तो हम सेकंड में क्या करेंगे कि जो काम हुआ है हम उसको चेक करेंगे कि कितना हुआ है। ठीक है। तो विल चेक कि भाई ये काम कितना हुआ। ठीक है। कितना एंड कैसा हुआ। अब इस चीज को चेक कैसे कर सकते हैं, ये केस स्टडी में बहुत पूछता है कि भाई चेक कैसे कर पाओगे, मेजर कैसे कर पाओगे। तो नॉर्मल सी बात है यार, चेक करने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको
चेक कर सकते हैं, जो परफॉर्मेंस वाली शीट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, और वर्क का रिपोर्ट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो काम को नोट करता है कि काम कब कौन कितना कैसा है, हर दिन इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो हम उन डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई काम एक्चुअल हुआ कितना है। अब थर्ड काम, हमारे पास स्टैंडर्ड है, हमारे पास एक्चुअल है। अब हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि भाई हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं विथ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि हमने जो काम किया और जो स्टैंडर्ड सेट किया वो कैसा है, एक जैसा है या कुछ डिफरेंट है। अब जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो तीन ही पॉसिबिलिटी निकल कर आती कंपेयर करने में। या तो काम बिलो स्टैंडर्ड हुआ होगा, या तो काम ऑन स्टैंडर्ड यानी एट स्टैंडर्ड हुआ होगा, या काम अबव स्टैंडर्ड हुआ होगा। तीनों चांस है हमारे काम में स्टैंडर्ड होने का, कि भाई हम हो सकता है जितना सोचे थे उससे कम परफॉर्म हुआ है, या उतना ही परफॉर्म हुआ है, या उससे और अच्छा हो गया। तो हम क्या कहते हैं, अगर भाई ऑन स्टैंडर्ड जितना हमने सोचा था वैसा ही हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फाइन, ठीक है, दिस इज ओके, इधर पे दिक्कत नहीं है। बट अब हमें ये देखना है कि अगर काम कम हुआ, अगर हमारी डिफरेंस आई है, हमारे में कमी रही है, तो हम चेक करेंगे कितनी कमी रही है। क्या वो कमी थोड़ी मोड़ी है, क्या वो कमी, एक सेकंड ना, क्या वो कमी थोड़ी मोड़ी है, या वो कमी बहुत ज्यादा है, यानी क्या वो परमिसिबल लिमिट के अंदर की कमी है या बियॉन्ड है। ठीक है, परमिसिबल लिमिट कहने का मतलब, मैंने 1000 केजी बोला था, हो सकता है 990 केजी प्रोड्यूस हुआ, हो सकता है 995 केजी प्रोड्यूस हुआ, हो सकता है 900 केजी हुआ हो प्रोड्यूस। लेकिन हमने मान लो एक परमिसिबल लिमिट होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा हर चीज 100% एक्यूरेट नहीं होता, तो मैंने एक रेंज लिया था कि यार मान लो 10% का डेविएशन इज एक्सेप्टेबल, 10% डेविएशन एक्सेप्टेबल, ये मैंने सोच कर रखा था। यानी कि अगर मैं काम किया 1000 केजी को सोचकर और 900 केजी तक भी आ गया ना, आई विल से यार कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, यहां भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने जब काम किया और वो काम में कमी हो गई, और वो कमी ना परमिसिबल लिमिट से भी ज्यादा, यानी मैंने 800 केजी, 850 केजी, 890 केजी तक ही प्रोड्यूस कर पाया, 10% से ज्यादा का डेविएशन हो गया, तब जब ये मेजर डिफरेंस आएगा ना, जब ये मेजर डिफरेंस आता है, ऊपर वाला माइनर माइन्यूट डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है। अगर ये मेजर डिफरेंस जब आएगा ना, याद रखना, ध्यान से सुन लेना, जब ये मेजर डिफरेंस आता है तो हमें इस फोर्थ स्टेप को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे में ऐसी कमियां दिख गई और वो कमियां अच्छी खासी हैं, लिमिट के बाहर की हैं, तब हम देखेंगे कि ये कमियों को एनालाइज करने का काम करेंगे। देन वी विल सी कि यार ये कमी हो क्यों रही है, वी विल एनालाइज इट, कि यार ये कमी हुई, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि यार ज्यादा कमी हो गई है, डेविएशन ज्यादा हो गया है, लेकिन इसका रीजन क्या है। एनालिसिस में हम क्या खोजेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और इस रीजन को खोजने के लिए हम दो तरीके का इवैल्यूएशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं, या दो तरीके का मेथड लगाते हैं। ठीक है, इससे जुड़े दो टर्म्स हैं और एग्जाम के लिए दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुन लेना इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, देखो एक वर्ड है यहाँ पर सीपीसी, ठीक है, और एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये एग्जाम में अलग से ये दोनों वर्ड पूछ देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि डेविएशन हमें पता तो चल गया कि है, अब उसका रीजन खोजने के लिए ना हम दो तरीका लगाते हैं, एक है सीपीसी एंड एक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझा रहा हूं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है
इफ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है, ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, ही विल एंड अप विथ नथिंग। तो ये क्या बोलता है कि अगर एक मैनेजर कुछ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वही कहते हैं ना कि दो नाव पर पैर मत रखो, वरना कहीं के नहीं बचोगे। तो ये क्या सिंपल सा क्या बात बोल रहा है कि अगर एक मैनेजर हर एक चीज कंट्रोल करने की कोशिश किया, तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए इसलिए जरूरी है सेकंड वाला काम। पहला तो ये ज्ञान है कि सारा चीज कंट्रोल करने के पीछे मत जाओ, वरना कुछ भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड दूसरा जो सीपीसी है इसी से जुड़ा, वो क्या बोलता है? सीपीसी वर्ड का मतलब है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ना अपने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं KRA, की रिजल्टिंग एरियाज होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। हर एक बिजनेस का अपना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो हम कहते हैं कि एक मैनेजर को हर चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए, या हर चीज को कंट्रोल करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इंस्टेड उसको KRA पे फोकस करना चाहिए, अपने इंपॉर्टेंट एरिया की रिजल्टिंग एरिया के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और क्यों? क्यों अगर ऐसा नहीं किया तब दिक्कत क्या होगी वो समझ लेते हैं। अगर की रिजल्टिंग एरिया तक, देखो यहां पर मैंने ये लिखा है, डेविएशन कांट रीच KRA। ये क्यों कंट्रोल करना चाहिए? ताकि कोई भी कमी या कोई भी दिक्कत हमारे मेन एरिया तक, हमारे KRA को टच ना कर जाए। क्योंकि एक बार KRA तक कोई मुसीबत चली गई ना, तो उसको कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और अगर की रिजल्टिंग एरिया ही खराब हो गया या उसी पर दिक्कत आ गई, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम डेविएशन को खोजेंगे, और डेविएशन का जब हमें रीजन खोजना होगा, तो हम ये दो लॉजिक लगाएंगे कि भाई डेविएशन अगर हमें मिल रहा है तो हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पर आएंगे या सीपीसी, ये दोनों को सोचेंगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम ये सबसे पहले बोलेंगे कि भाई मैनेजर, तुम हर चीज कंट्रोल करने के चक्कर में मत चले जाना। तुम अपने कोर एरिया यानी सीपीसी यानी KRA को चेक करने की कोशिश करो, और ये देखो कि क्या कोई डेविएशन हमारे KRA को, सीपीसी को टच करने वाला है क्या, वहां तक जा रहा है क्या। अगर कोई जा रहा है तो सीधा उस डेविएशन के ऊपर फोकस डालो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी चीज बाद में भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो मैंने बोला कि अगर कोई मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं, डेविएशन आ जाते हैं, तो हम उसका रीजन खोजते हैं। रीजन खोजकर हम सीपीसी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगाते हैं, ताकि कोई भी चीज हमारे KRA को टच ना कर पाए। ठीक है। तो समय रहते हम उसको रोक पाए। अब मान लो हमारे को ये पता तो चल गया कि यार कोई जो दिक्कत है, क्या वो हमारे सीपीसी इस सेंटर पॉइंट तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हमने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगाया, हमने सीपीसी का कंट्रोल लगाया, और हमने ये खोज तो लिया, और हमें पता चलता है कि यार कोई डेविएशन KRA तक जा रहा है, या कोई डेविएशन भले KRA तक नहीं जा रहा है बस, बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देन वी टेक करेक्टिव एक्शंस। यानी कि अब हमें दिक्कत, कमी का रीजन तो पता चल गया, अब उस रीजन को सही करने की बारी आती है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे? यहां पर देखो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, वी विल ट्राई टू करेक्ट इट, ट्राई टू रिमूव इट। ठीक है। इन आवर नेक्स्ट प्लानिंग साइकिल, यानी अब जो हम काम करेंगे उसमें उसको करेक्ट करेंगे। तो करेक्टिव एक्शन के लिए ना एक चार्ट है आपके बुक में। ये बोलता है कि आपने जब एनालाइजिंग डेविएशन में रीजंस खोजे, तो जनरली ये सारे मेजर मेजर रीजन आपको देखने मिल सकते हैं। क्या क्या रीजन मिल सकते हैं? कि हो सकता है आपकी मशीन खराब हो, डिफेक्टिव मशीन हो, या आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी खराब हो, या आपकी काम में कमी हो रही हो यानी वर्कर्स खराब हो, या आप ज्यादा स्टाफ लगा कर रख दिए हो जिससे वजह से कॉस्ट ज्यादा जा रही है, या हो सकता है कि भाई आपने जो परफॉर्मेंस की है ना, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, वो पूरी तरीके से स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है, यानी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं।
तो ये कुछ मेजर रीजन हो सकते हैं। अगर हमें ये रीजंस ऊपर वाले एनालाइजिंग स्टेप में जब जब मिलेगा, हम करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं? आप लॉजिकली खुद से बता सकते हो यार ये तो। एक बात बताओ, अगर आपको ये पता चल गया कि मशीन में खराबी है, क्या क्या करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हो? आपको पता चलता है मशीन में कुछ खराबी है, आप क्या रिजॉर्ट करोगे? हाँ राजवीर, तुम्हें पता चलता है मान लो एज अ मैनेजर कि कंपनी में जो गड़बड़ी चल रही है उस गड़बड़ी का रीजन है कि मशीन खराब है, आप क्या करोगे? क्या सर? आपको ऑर्गेनाइजेशन के, मान लो आप मैनेजर हैं, आपको पता चलता है कि हमारे यहाँ जो गड़बड़ी चल रही है ना, इसका रीजन है कि मशीन डिफेक्टिव है हमारी, तो तुम क्या करोगे इसको सही करने के लिए? मशीन नहीं बदल लेंगे। अगर एग्जैक्टली रिपेयर exactly. हो सकती तो रिपेयर कर लेंगे, अगर वेरी नहीं गुड। होती तो पहला मशीन हम बदल कोशिश करेंगे बदलेंगे। कि भैया रिपेयर कर लें, नहीं हो रहा तो रिप्लेस करो। अगर रॉ मटेरियल में खराबी है तब क्या करोगे? रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब आ रही है तब क्या करोगे? सप्लायर बदलेंगे। हाँ, पहले तो आप देखोगे कि क्या उस सप्लायर के पास और अच्छी क्वालिटी की चीज है। अगर क्वालिटी की चीज है तो हम वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मंगाएंगे, अगर उसके पास नहीं है तो हम सप्लायर ही बदल देंगे, दूसरा सप्लायर खोजेंगे जिसके पास हो। ठीक है। वंशिका ये बताओ, अगर हमारे पास काम में कमी हो जा रही है, वर्कर्स की कमी हो जा रही है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वर्क पड़ जा रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन हमें पता चला, तब हमें क्या करना पड़ेगा? सर, और वर्कर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, रिक्रूट एग्जैक्टली, करना वी होगा। विल वी विल हैव एडिशनल रिक्रूटमेंट, है या नहीं? और मतलब एक तरीके से हमें क्या करनी होगी, न्यू एम्प्लॉय लाने होंगे, न्यू एम्प्लॉयज लाने होंगे, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय को हमें हायर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हमें ये पता चलता है कारण कि यार हमारी कॉस्ट इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हमारे पास ओवर स्टाफ है, ज्यादा लोग हैं, तब हम क्या करेंगे? हाँ जी वंशिका बताओ। अगर हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो ओवर स्टाफिंग है, तब हमें क्या करना होगा? अच्छे स्टाफ को रखेंगे, जो काम के नहीं उनको निकाल दिया जाएगा। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जिसको आप लोग के वर्ड कहते हैं रिट्रेंच। रिट्रेंच मतलब हटा देना, छांट देना, ठीक है, निकाल देना एक तरीके से। तो रिट्रेंचमेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये पता चल रहा है कि यार वर्कर ना ज्यादा है ना कम है तो एक्यूरेट, बस वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सही से नहीं काम कर पा रहे हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों याद रखना। एक कर नहीं रहे हैं और एक सही से काम अपने से, मतलब एक तो विलिंगली नहीं कर रहे हैं और एक चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे परफॉर्म उस तरीके से, ठीक है। तब इस केस में अमन बताओ क्या करना पड़ेगा उन्हें? सर अगर सही से नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा। ओके। एंड देखो, एक है नहीं कर रहे हैं और एक है नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर अगर रहे वो हैं नहीं कर तो रहे हैं तो आप मोटिवेट लीड करके समझा के करवा लो। हम्म और कर ही नहीं पा रहे कोशिश करने के बाद भी, देन व्हाट यू हैव टू डू? देन यू हैव टू प्रोवाइड देम सफिशिएंट ट्रेनिंग। देखो, अगर वो चाह रहे हैं और फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई दो ही चीज हो सकती है, दो ही गड़बड़, या तो उनको काम करने नहीं आ रहा है, या तो आपने ना अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रख दिया है कि भैया वो चाह कर भी उसको अचीव नहीं कर सकते। तो याद रखना, या तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, और अगर आपके स्टैंडर्ड में ही गलती है, आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था वही गड़बड़ है, तब आपको स्टैंडर्ड को नीचे लाना होगा। वो लोग रात दिन पूरी मेहनत कर दे रहे हैं फिर भी 1000 क्वांटिटी हो ही नहीं पा रहा है। अगर मैंने 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 1.5 घंटे का ही टाइम दे दिया, तो यार यहाँ तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ मेरी गलती है कि मैंने टाइम गलत दे दिया आपको, ठीक है। तो 3 घंटे पेपर को लगते हैं, तो हमें कई बार ऐसा
सिनेरियो मिलेगा कि सब कुछ सही होने के बाद भी कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ही गलत सेट हो गया है। ठीक है, तो याद रखना। तो यहां पर आप नेसेसरी, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है तो या तो उनको ट्रेनिंग देना होगा, और अगर वो काम कर ही नहीं रहे हैं तब उनको मोटिवेट लीड करना होगा। ठीक है, लेकिन काम करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, तो या तो ट्रेनिंग, या तो वो सब सही कर रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड ही गलत है, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारे कंट्रोलिंग का जो सबसे मेजर क्रूशियल पार्ट है, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, वो यही 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप में याद रखना, केस स्टडी जहां जहां से उठेगा, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, ये सबसे ज्यादा उठने वाला है, और एमसीक्यू ये। ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा, कैन यू, या एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या आपके स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, या एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा कि स्टैंडर्ड्स कैन बी सेटअप इन क्वालिटेटिव टर्म्स, दूसरा ऑप्शन क्वांटिटेटिव टर्म, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। तो आप टिक क्या करोगे? हाँ जी, स्टैंडर्ड और कैन बी सेटअप इन विच टर्म्स, बोथ। बट अगर ये बोले कि प्रेफर किसको करना चाहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। और क्यों प्रेफर करना चाहेंगे, तो उसका सिंपल सा आंसर आप बोलोगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव को हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं, क्वांटिटी को आसानी से मेजर किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, क्वालिटी को मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट सा टास्क है। तो ये चीज याद रखोगे। मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग है क्या, और कंट्रोलिंग की कैसे जा सकती है। तो याद रखोगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया हमारे स्टैंडर्ड क्या है सेट, फिर हम उसके हिसाब से काम करेंगे, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे पता चलेगा कि भैया क्या कमी रह गई है। अगर थोड़ी मोड़ी है कमी या नहीं है कमी तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा कमी हो गई है तब हम उसको एनालाइज करेंगे, कमी का रीजन खोजेंगे, एंड देन वी विल टेक आवर करेक्टिव एक्शन। और इस तरीके से हम अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर लेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं और चैप्टर हो गया खत्म। छोटी छोटी क्या बातें हैं, देखो इसके अंदर सिंपल सिंपल सी। पहला बोल रहा है कि कंट्रोलिंग करने का क्या फायदा है। सबसे पहला काम यार, हमारा ऑब्जेक्टिव टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव हो जाता है। हमें ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प मिलती है। ग्रोथ एक्सपेंशन में हेल्प कैसे मिलती है भाई? हम कोई भी चीज गलती नहीं कर रहे हैं, पूरे फोकस तरीके से हैं, तो हमें न्यू वेज डेवलप करने का मौका मिलता है। हम कोई भी चीज का वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वेस्टेज कम होगा। हमारे सक्सेस का चांस बढ़ जाता है कंट्रोलिंग से। ठीक, तो ये सारा चीज एडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है? हम कंट्रोलिंग कितना भी कर ले बट वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, यानी मोदी जी कोई चेंज ला दे उस पे हमारा कंट्रोलिंग नहीं चलेगा। और कंट्रोलिंग को डिजाइन करना इज अ कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर डीमेरिट कुछ पूछता है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या बोलता है कि कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है ना, कंट्रोलिंग में ये जो स्टैंडर्ड हम सेट कर रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड को खोजना ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मैंने बोला कि एक पेपर को 100 नंबर का है तो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके लिए 3 ही घंटे सुटेबल हैं, ये खोज पाना पहली बार जिसने खोजा होगा, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, हर एक काम जो आप जिसका स्टैंडर्ड बनाओगे, 1 महीने में 1000 kg ही प्रोड्यूस होना चाहिए, ये कैसे पता कि ये 1000 kg ही होगा? वो खोजना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कंट्रोलिंग के लिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड गलत सेट किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, और स्टैंडर्ड खोज पाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है, कंट्रोलिंग कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है, तो ये छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। छोटे बिजनेस ये कंट्रोलिंग वाले प्रोसेस में अगर लगेंगे तो भैया वो अपने जो रोजी रोटी है वो भी छिन जाएगी, क्योंकि इसी में उनका ज्यादा टाइम और इसी में उनका ज्यादा कॉस्ट चला जाएगा। ये जब लार्जर ऑपरेशन होता है, लार्जर बिजनेस होता है, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडवांटेज
और डिसएडवांटेज मैंने बता दिया। ठीक है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 पॉइंट को इसके अंदर याद रखना। कंट्रोलिंग में अगर मेरिट डिमेरिट में अगर कोई मेरे से कोई पूछता है कभी भी कि किसको याद रखे, तो मैं हमेशा बोलता हूं इसका इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज में आता है। और 99% एग्जाम में देखोगे अगर दोनों में से कोई आना है तो डिसएडवांटेज ही पूछेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो पहले कवर कर दिया। एक क्वेश्चन जो आ जाता है इससे 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसका इनडायरेक्ट कोई रेलेवेंस नहीं है, केस स्टडी में एक तरीके से भले पूछा जाता है, बट इसका मेजर पॉइंट समझना। ये बोलता है कि यार प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो मैं एक सिंपल लाइन बोलता हूं, प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, और प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अब कैसे? जनरली बच्चे लोग को क्या लगता है, बहुत ध्यान से सुनना, जनरली जो उनके दिमाग में रहता है कि प्लानिंग, और ये एग्जाम में गलती करते हैं बच्चे, इसलिए बहुत ध्यान से सुन लेना। प्लानिंग, उनको लगता है कि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग बस है और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग बस है। उनके दिमाग में ये चलता है। क्यों? क्योंकि हम जब चेक कर रहे हैं तो हम प्रीवियस वाले प्लान को चेक कर रहे हैं कि जो हमने जैसा सोचा था वैसा काम हुआ या नहीं। और फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को हम डिसाइड करते हैं, यहां डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो उनको तो ये प्लानिंग हमेशा लगता है कि प्लानिंग का एक फीचर भी है, और वैसे भी प्लानिंग का मतलब ही होता है फॉरवर्ड लुकिंग या फ्यूचर को जानना समझना, उसके लिए प्लान करना, एक्शन बनाना। ठीक है, तो ये बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एक को फॉरवर्ड एक को बैकवर्ड लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उल्टा इसको अब समझते हैं कि प्लानिंग बैकवर्ड क्यों है और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड क्यों है। तो ये क्या बोलता है, प्लानिंग को हम बैकवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी एक न्यू प्लान डेवलप होता है ना, वो कंट्रोलिंग में जो हमने करेक्टिव एक्शन या जो डेविएशन, कंट्रोलिंग में जो हमने डेविएशन फाइंड किए थे एंड उसके करेक्टिव एक्शन लिए थे, उसको देख कर समझ कर फिर एक न्यू प्लान डेवलप किया जाता है। यानी इसको भी अपने पीछे हुए काम को देखकर ही न्यू प्लान डेवलप करने का मौका होता है। इसलिए हम ये कहते हैं इट इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल। और कंट्रोलिंग किस तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग है भाई? तो कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग से पहले एक वर्ड समझ लेना। कंट्रोलिंग को हम कहते हैं, कंट्रोलिंग इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। ठीक है, दिस इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम यानी POSD, तक जो काम हमने सोचा किया उसको अच्छे से डिटेल में खोल खाल के देखना, उसी को तो कंट्रोलिंग कहते हैं, उसी में तो सब चेक होता है आकर। ठीक, तो एग्जाम में ये वर्ड यूज कर देता है कई बार, बैकवर्ड लुकिंग के वर्ड के लिए वो पोस्टमार्टम वर्ड का यूज कर देता है कि उसको पोस्टमार्टम क्यों कहते हैं। तो हम यही बोलेंगे उसके पीछे जितने फंक्शन में जो जो चीज किया था उसको बारीकी से चेक करते हैं कंट्रोलिंग में, इसलिए हम पोस्टमार्टम कह देते हैं। अब फॉरवर्ड लुकिंग कैसे, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होगा? तो हम ये हमेशा कहेंगे कि जब भी हम लोग कोई भी कंट्रोल करते हैं ना कोई भी चीज, तो हम क्या करते हैं, हम जो करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ध्यान से सुनना, जो करेक्टिव एक्शन लेते हैं ना, दैट डिसाइड्स, या उसमें हम ये सोचते हैं डिसाइडेड फॉर फ्यूचर, या आगे में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सोचते हुए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई करेक्टिव एक्शन लेते हैं ना, तो हम उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट, कैसा इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट होगा, ये सोचते हुए वो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं इट इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग। एग्जाम में अगर आपके में ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, प्लानिंग, ये रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या ऐसे बोल दे प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग
वेयर एज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। सही है स्टेटमेंट या गलत है? हाँ जी, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग वेयर एज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है। और किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसमें लगा दे बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड 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 बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, जैसे भी लगा दे, चारों इसमें ऑप्शन सही है। और बस आपको अगर एग्जाम में समझाने आ गया तो जो वाला लाइन बोल दिया, ऐसे बोल दिया, प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग वेयर एज कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, जस्टिफाइड, आप बोलोगे आंसर मतलब ये स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड या इट इज करेक्ट। और फिर आप समझाओगे वही वही, दूसरा नहीं समझाओगे, प्लानिंग के बैकवर्ड वाले पॉइंट को उठाओगे और कंट्रोलिंग के फॉरवर्ड वाले पॉइंट को, जैसा क्वेश्चन में पूछा होगा वो वाले पॉइंट को उठाकर उसका रीजन समझा दोगे, पूरा मत समझा देना चारों। ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन आप समझाओगे। विथ दिस वी हैव एंडेड आवर दिस कंट्रोलिंग चैप्टर। एक चीज याद रखना, वापस से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, यहां का चार्ट देख लो, ये करेक्टिव एक्शन में क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, टेस्ट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड, ये सब वाला जो चीज है वो परफॉर्मेंस को पहले मेजर करने के लिए होता है। बस ये दोनों को अभी मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि यही एक जगह है जहां पर बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे ही वो लोग रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट देखते हैं, उनको लगता है कि रिपोर्ट कार्ड से चेक करने का होता है, तो वो लोग टेकिंग करेक्टिव एक्शन में उसको ले जाते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है उनसे, ठीक है। और ना ही ये कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, ये मेजर करने के लिए यूज होता है। टेस्ट रिपोर्ट आपका जो रिजल्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करता है, इवैल्यूएशन करता है, ठीक है, याद रखना, कंपैरिजन नहीं करता है किसी से। ओके, अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट इसके केस स्टडीज पर, ठीक है। और विद दिस केस स्टडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी से देखो और ये सोचकर खुद से बताना। पहला क्वेश्चन ही आ गया आपका, ये सिंपल सा क्या पूछ रहा है आपसे कि बबीता लिमिटेड है मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट, इसका टारगेट जो लिया है ना प्रोडक्शन का, दैट इज 250 यूनिट्स पर डे पर वर्कर। कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट until 2 months ago, ठीक है। Over last 2 months, it has been observed that daily production varies between 200 and 210 unit per ये per worker। पहले तो मुझे बता दो, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये काम करता है, पीओएसडीसी में कौन सा करता है? कंट्रोलिंग। नो डाउट, ये तो भाई कंट्रोलिंग में ही ऐसा काम हमने देखा, अभी समझा। अब ये बोल रहा है कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं ना, उनको भी आइडेंटिफाई कर दो, लाइन बताते हुए बताना मेरे को। पहला वाला कोई स्टेप बताओ और लाइन बताओ। एनालाइजिंग डेविएशन 250 रुक यूनिट जा, बनाता है, स्टेप वाइज, हाँ स्टेप वाइज। लेकिन पिछले लास्ट टू नहीं मंथ नहीं, से 200 टू 210 यूनिट बना रहा है इसी वक्त। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सॉरी। स्टेप वाइज। हाँ, कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी ध्यान सुनना, पूरा क्वेश्चन में आपने एक चीज को नोटिस करना, मैंने सिर्फ यहां तक अभी बात बोली है, आइडेंटिफाई द स्टेप्स। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई ये टारगेट प्रोडक्शन है, तो ये है सेटिंग स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद दूसरा, सक्सेसफुली अटेनिंग, यानी हमारा परफॉर्मेंस बता रहा है, यानी दिस इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस कि कैसा चल रहा था। फिर थर्ड वाले में बोल रहा है कि अब ये सही नहीं चल रहा है, यानी ये अब कंपेयर किया, कंपेयर करोगे तब तो पता चला कि भाई क्या गड़बड़, मतलब अच्छा है या खराब है, तब तो उसको पता चल रहा है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन किया जब इसने, ठीक, तब इसे पता चला कि भाई यहां पर, देन ही केम टू एनालाइज कि भैया डेविएशन है और अच्छा खासा डेविएशन है। 250 सोचा था और 200 210 ही पर वर्कर जा रहा है, यानी पर वर्कर 50 40 से 50 यूनिट कम पड़ रहा है पर वर्कर। सोचो इतना बड़ा इम्पैक्ट, वो तो मैं 1000 केजी में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ 100 केजी बोला था, यहाँ तो पर वर्कर पे इतना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो डेविएशन उसको मिल गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो ये वेरीज बिटवीन, ये बता दिया ना, तो यहां तक तो मिल गया।
कहीं भी इसने कोई करेक्टिव एक्शन अभी नहीं लिया है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं बस इतना ही पे क्वेश्चन रोकता तो ये सारा आंसर आता, लेकिन क्वेश्चन ने एक एडिशनल लाइन दिया, प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन विच, इसमें बस वही स्टेप बताओ, विच हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ वर्कर इज लेस देन द सेट टारगेट। अब ये बोल रहा है कि भाई वो कौन सा स्टेप है हमारे कंट्रोलिंग का जो हमें ये बताता है कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यानी टारगेट से कम या ज्यादा या बराबर है। कौन सा ऐसा फंक्शन है, बताओ तो भाई, कौन सा स्टेप है? अभी कंट्रोलिंग के स्टेप में हमने बताया था कि आपने काम हो सकता है बिलो स्टैंडर्ड किया हो, एट स्टैंडर्ड किया हो, अबव स्टैंडर्ड किया हो। अमन रिकॉल कर भाई, वंशिका, ये पॉइंट सर कहां पर आया था? एनालाइजिंग वो डेविएशन। वापस से सोचकर बताना। चलो, मैं वापस से आपको नोट्स में लेके चल रहा हूं। आप यही तो नहीं समझ पाते हो कि भाई एनालाइजिंग डेविएशन में हम कारण खोजते हैं। बेटा देखो तो, कहां पर ये स्टेप हमने पढ़ा है? हाँ जी, अब देखकर तो बता सकते हो कौन से स्टेप पे है ये। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एग्जैक्टली विद। exactly. देखो बच्चे, ये ना इंग्लिश भी सिंपल याद रखो, कोई भी चीज एट अबव या बिलो है, ये इसी को कंपेयर करना कहते हैं कि तुम मेरे बराबर हो, मेरे से कम हो, मेरे से ज्यादा, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये सिंपल इंग्लिश भी है। और दूसरी बात, एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब होता है कमी पता चल गई है, क्यों है ये खोजना है। कमी है ये खोजना नहीं है, कमी है ये तो पता चल गया हमें कंपेयर करने पे, लेकिन वो कमी क्यों है उसका रीजन खोजना को कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। प्लीज अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना इस दोनों वर्ड में, हिंदी में लिख लो, कमी है या नहीं को कहते हैं कंपैरिजन, कमी किस वजह से है, रीजन खोजने को कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। प्लीज मार्क इट, राइट इट। ये गलती होगी आपसे क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ठीक है? बच्चे लोग उसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर जाते हैं। चलो, अब शायद नहीं होगी। देखो, यहां पर कंट्रोलिंग आंसर हुआ, देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, वो प्रोसेस है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन लेस है, मोर है या बराबर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है आगे का क्वेश्चन, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन, यानी कंप्लीट द स्टेप्स। अब इसके आगे के स्टेप्स बताने हैं आपको, आइडेंटिफाइड इन ए and to ensure the performance is as per the standard, explain what further step a manager has to take। इसके बाद क्या स्टेप लेते हैं यार, थोड़ा जल्दी से बताओ तो। इसके बाद दो स्टेप ही है ना, एनालाइजिंग, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो आगे के फर्दर स्टेप्स बता देने थे। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये लो वो आई गया लाइन। देखो क्या बोल रहा है, राजीव संजीव दो मैनेजर हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट में काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिट के मैनेजर हैं। While discussing about function of management, Rajiv says planning is looking ahead whereas controlling is looking back. और संजीव says planning is looking back whereas controlling is looking ahead. Both gave the reason in favor of their statement. Explain the possible reason by both। यानी ये आपसे कितने चीजों को पूछ रहा है, एक दो तीन चार, क्या क्या समझाने बोल रहा है? हाँ जी, सिर्फ प्लानिंग फॉरवर्ड समझाने बोल रहा है या प्लानिंग का भी दोनों और कंट्रोलिंग का भी दोनों? कहाँ चले गए? सर प्लानिंग का भी दोनों, कंट्रोलिंग का भी दोनों। सिंपल, ठीक। यहां पर इसने समझाया नहीं है, इसने रीजन दिया नहीं, यहां पर आपको देना है। क्योंकि 6 मार्क्स में आप देख रहे हो ना, ऐसे 4 लाइन लिख दोगे तो आपको नहीं मिलने वाला। उसने कंक्लूजन में लिख दिया कि दोनों पार्शली करेक्ट हैं। आप पार्शली और फुल्ली के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, आप सीधे क्या बोलोगे कि भैया दोनों लोग के पॉइंट अपनी जगह जस्टिफाइड हैं, और दोनों के एक बार प्लानिंग लुकिंग अहेड यानी फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, और फिर बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, ऐसे ही कंट्रोलिंग का चारों का एक्सप्लेन कर दोगे एक एक दो दो लाइन में, एंड यू विल गेट 6 मार्क्स। मस्त, अच्छा लगेगा फिर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ये वाला तो
हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे गलत होने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं सुना होगा क्लास में तो पक्का ये गलत होगा। देखो क्या बोल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर है, सौराष्ट्र इज अ कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनस फूड प्रोडक्ट लाइक चटनी एंड पिकल। It has tied up with a small farmer in various states for sourcing fruits and vegetables. In this way, it helps small farmers to sell their produce at reasonable rate. Company follows a practice where only significant deviation from budget or plan are brought to attention of the manager. Degree of deviation allowed in different category in the budget are well defined in advance, along with the appropriate level of management who will respond to the deviation in the question. For example, a deviation of 20,000 or more in purchase cost will be reported to the concerned department manager. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज अडॉप्टेड। वैसे मैनेजमेंट कंट्रोल ना लिखकर लिखा होना चाहिए यहाँ पर विच प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट कंट्रोल बात वही बात है, कंट्रोलिंग इज अडॉप्टेड हियर। दो ही प्रिंसिपल हैं पूरे कंट्रोलिंग में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड सीपीसी। यहां पर सीपीसी है या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, बस ये खोज कर सर बता दो मुझे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्यों? सर, क्योंकि क्यों ऐसा लग रहा 20,000 और मोर मतलब वो है है? मैनेजमेंट बाय कि एक्सेप्शन क्या मतलब बताता था? एक रेंज है, उससे ऊपर जाएगा तो नहीं 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 नहीं, वापस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मीनिंग क्या बताया था मैंने? मतलब एक जो डेविएशन है वो एक स्पेसिफिक रेंज में नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, भूल गया भूल गया भूल गया, बिल्कुल भूल गया। और किसी को याद है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? राजवीर, वंशिका, किसी को थोड़ा भी? नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्स चलेगा। मैं वापस से बोलता हूं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता है इफ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग ही विल एंड अप विथ नथिंग। सब कुछ को मत कंट्रोल करो, एक की एरिया को कंट्रोल में रखो अपने। और इस सेंस के साथ अब मुझे बताओ कौन सी लाइन ये जस्टिफाई कर रही है? अमन, ये लाइन को कौन सी पूरे पैसेज में एक लाइन है जो इसको जस्टिफाई कर देती है कि इंग्लिश में जो मैंने अभी लाइन बोली इसका सेम मीनिंग यहां भी दिख रहा है वैसे ही? सर हाँ, ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम ए बजट और प्लान अब ये तो रेंज हो गया। इसमें ये कहाँ हो रहा है कि एक मैनेजर को एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगी। सर, ये लाइन, हाँ। degree of deviation allowed in different categories in the budget are well defined in advance, along with appropriate level of वेरी management who will गुड, respond to deviation in the questions. वेरी गुड। ये क्या बोल रहा है कि भाई डेविएशन का तो हमने सेट किया, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डेविएशन है, बट मेन बात ये है ना, हमने उस डेविएशन के लिए अप्रोप्रिएट लेवल को फिक्स करके रख दिया है और वही लोग इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बात क्लियर कट है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया कि अगर परचेस से जुड़ा 20,000 के ऊपर का कोई डेविएशन, खटाक से भाई परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाएंगे और बताएंगे, क्योंकि ही इज कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर दैट, उसका काम बस वही है। हमने क्या किया, हर एक डेविएशन के लिए एक पर्टिकुलर बंदा अपॉइंट करके रखा है, उसको हर चीज में नहीं इन्वॉल्व करके उसी पर्टिकुलर चीज पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। अमन, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, इसको जब आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इस लाइन को कोट करना, ना कि इसके ऊपर की लाइन। ठीक है, इतनी बात। भूलना मत, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिलीव में ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसको रट के जाना अच्छे से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखो यहां पर भी कुछ समझा रहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, अडॉप्टेड बाय कंपनी बेस्ड ऑन बिलीव दैट इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप विद कंट्रोलिंग नथिंग।
ठीक है। तो ये बस उतना बता दिया, आप लाइन के साथ बता दोगे कि यही हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जल्दी से। इधर ये सब आप कर लेना, ठीक है। कोटिंग, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप सॉल्व कर लोगे फॉर श्योर। बट ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस चैप्टर से देखने मिलेगा आपको, मतलब जब ज्यादातर केस स्टडी यही वाली रहती है, ठीक है, जो अभी करने जा रहे हो। वो इसलिए बोला क्योंकि वो कंफ्यूजन वाला था। अब देखो क्या है, दो दोस्त हैं, अतुल अजय हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस एक साथ चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंप्यूटर विजार्ड्स हैं। दे प्लान टू ऑफर वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटेड प्रोडक्ट, जैसे कि लेबल देंगे, मैनुअल देंगे, मार्केटिंग मटेरियल देंगे, मेमो पैड्स देंगे, बिजनेस ऑर्डर फॉर्म देंगे, टी शर्ट मग, ये सब जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि आपका फोटो चिपका के मिल जाएगा टी शर्ट पे, मग पे, वो सब ये करने सोचे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क, ये मतलब इतने सारे के लिए अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एफिशिएंट वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। एज पर द स्टैंडर्ड, एवरेज पर्सन टाइप्स बिटवीन 38 to 40 वर्ड्स पर मिनट। तो इनका जो स्टैंडर्ड है, इनका स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि एक इंसान को जो टाइपिंग स्पीड है पर मिनट 38 से 40 वर्ड की टाइपिंग करेगा। कीपिंग दिस इन माइंड, दे एंगेज टू टाइपिस्ट, ठीक है, बिट्टू एंड राजू, assign them work accordingly. Within 2 days, they realize output in terms of typing work done by Raju is too less as compared to desired output. On inspecting, Atul finds out that Raju's typing speed is between 18 to 20 words per minute only. But Raju exhibits great skill in designing work and he is a good human being. ठीक है, मतलब टाइप नहीं कर पा रहा बट डिजाइनिंग बड़ा तगड़ा करता है। Hence, Atul and Ajay decided to retain him for doing creative work and appointed a new typist. Very good. Okay. Identify and explain function of management. पहले तो आंसर बता दो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का। थोड़ा जल्दी से माइक ऑन करके ये बता सकते हो, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है ये। अरे भाई साइलेंट मोड क्यों हो जाते हो तुम लोग एक क्वेश्चन पूछते ही। सर कंट्रोलिंग। ठीक, और मैं बार बार क्यों ये पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि अब कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ रहे हो तो कंट्रोलिंग ही होगा। आई जस्ट वांट कि आप रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। और आपके दिमाग में हो सकता है कि कंट्रोलिंग के साथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कुछ और भी मिक्स हो सकता है। फॉर दैट रीजन मैं इसको पूछता हूँ फिर भी, ठीक है। दो आई नो कि यहाँ पर एक ही है फिर भी, ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पैरा ए, कोट द लाइन्स, ठीक है, लीन्स नहीं लाइन्स, ठीक है, कोट द लाइन्स फ्रॉम द पैरा रिलेटिंग टू ईच स्टेप। चलो जल्दी जल्दी मुझे स्टेप्स के नाम और लाइंस बोलते चलो, एक एक लाइन बोलो और बताओ वो कौन सा स्टेप है। हाँ जी। सर एवरेज पर्सन टाइप्स बिटवीन 38 and 40 वर्ड्स पर मिनट, ये है सेटिंग हाँ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एंड ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो गया। राजू's टाइपिंग स्पीड इज बिटवीन 18 and 20 वर्ड्स पर मिनट, ये है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके। हम्म। वॉइस आपकी ब्रेक हो गई। यस सर, इतना ही, क्योंकि कंपेयरिंग कंपेयरिंग कर सकते हैं बट यहाँ कर नहीं रहा है। नहीं कर रहा है, एक बार देखो शायद। राजू इज टू लेस एज कंपेयर टू द डिजायर्ड आउटपुट। एग्जैक्टली, ठीक है। ये है कौन सा, कंपेयरिंग, ठीक है। और फिर सर कंपेयरिंग हुआ है तो डेविएशन एनालाइज जरूर हुआ है। हाँ, और वो कहाँ पर है कैसे दिखाओ। हाँ वो वही तो प्रॉब्लम है। देखो, जब उसने खोजा तो उसे क्या पता चला, रीजन जरूरी नहीं हमेशा गलत ही हो, बट रीजन का पता होना बहुत जरूरी है। अब राजू को जब एनालाइज किया गया कि इतना है तो उसको क्या पता चला कि यार राजू का स्पीड तो
कम है, लेकिन उसके अंदर का खूबी, क्योंकि वो लिखना नहीं है, क्या है उसकी खूबी, क्या है कि ही इज गुड एट डिजाइनिंग वर्क, ही इज नॉट गुड एट टाइपिंग। ये बात समझ में आती है। दिस टेल्स कि भैया जब हमने एनालिसिस किया तो हमें क्या रिजल्ट, उसका रीजन क्या निकल कर आया कि यार उसकी टाइपिंग सही नहीं है, उसकी डिजाइनिंग सही है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, जब हमें इस बात का पता चला, रीजन एनालाइज पता हुआ, तो हमने उसके लिए फिर क्या किया, हमने उसकी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया क्रिएटिव वर्क में, और हमने एक नया बंदा ला लिया उस टाइपिंग के काम के लिए। दिस इज कॉल्ड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो एक एक लाइन अपने में एक एक चीज को समझा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यस सर। ठीक, आप यहां पर इन्होंने लाइन फिर से कोट नहीं किया है, आप एक एक लाइन को कोट। अच्छा, एक और बात, पता नहीं ऐसा बच्चे क्यों सोच लेते हैं, इट विल नॉट बी ऑलवेज कि पहले लाइन में अगर यहां सेटिंग स्टैंडर्ड है तो इसके बाद वाली लाइन ही मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद कंपैरिजन होगा। ऊपर नीचे भी दे सकता है लाइंस को, तो प्लीज उसमें मत चले जाना कि पहले ये आ गया बाद में वो हो गया, वो वाले सीन मत जाना। जनरल तरीका ये है कि एक के बाद एक देगा, बट डोंट फॉल इनटू प्रे कि वो हमेशा ऐसे ही देगा। ठीक है, ये जरूरी है बात। चलो, तो ये हो गया हमारा कोटिंग लाइंस के साथ। अब कंट्रोलिंग का ये सब पढ़ लेना यार। कंट्रोलिंग के फीचर की गोल ओरिएंटेड है, ऑल परवेसिव है, कंटिन्यूअस है, बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है, ये सब पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। उसी उसी लाइन को रिपीट करना मजा नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका होमवर्क रहेगा, इम्पोर्टेंस वगैरह ये सब। ठीक है, ओके। ये मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बस लास्ट क्वेश्चन मानो और इसको यहां पर उठा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। एल्फा क्या है? वंशिका, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एक्टिव हो ना? राजवीर? हाँ जी सर। ओके। एंड अभी वो तो रिप्लाई कर रहा है। वंशिका सर है क्या थोड़ी ग्रुप में शायद अभी? तबीयत खराब है, अच्छा अच्छा, ओके, बंदा ठीक बैठा है। हुआ है गेस्ट, तभी वो नहीं कर पा रही है। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब वो है ना क्लास में भी, हाँ जी बिकॉज हाँ आई जी, एम नॉट होगी एबल वो होगी, ऑफ कोर्स टू। होगी। ओके, चलो, तो अल्फा ना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाती है। टू improve efficiency of employee, company provided training to their employee by inviting an expert who demonstrated the whole process of manufacturing। ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉय के लिए एक ट्रेनिंग दिलाने के लिए क्या करता है, एक एक्सपर्ट को बुलाता है, वो सारा काम करके दिखाता है। ठीक है, expert quoted that all deviation cannot be controlled, so manager must know which deviation in key area must be attended urgently as compared to deviation in non key area। ठीक है, he also suggested that human beings are bound to take sorry to break mistakes, huh? Bound to break mistakes, as managers should not take strict action on every minute mistake of the worker, rather he can fix a सर range of deviation and take action if सर deviation, हाँ, if वो above। वो हाँ, बताना। वंशिका को आवाज नहीं आ रहा है, आपको मैसेज भी वो की है। अच्छा, ओके, दैट्स व्हाट द रीजन इज। उसे क्विट करके रीज्वाइन करने बोलना। वो की सर, लेकिन तब भी नहीं हो रहा। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार करता हूँ। हाँ, तो अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले तो उसने क्या किया कि लोगों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए वो एक एक्सपर्ट को बुलाता है और वो सारा काम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है और लोगों को सिखाता है। ठीक है, और एक्सपर्ट बोलता है कि भैया तुम सारे गलतियों का ठेका नहीं ले सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हर एक मैनेजर को पता है होना चाहिए कि भैया उसका की एरिया क्या है और किस एरिया को अर्जेंटली अटेंड करना चाहिए, यानी फोकस करना चाहिए
एज कंपेयर टू नॉन की एरिया। ठीक है, उसने और सजेशन दिया कि भाई हर एक इंसान बाउंड टू मेक मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक तो करेगा ही। तो मैनेजर को हमेशा स्ट्रिक्ट एक्शन हर एक छोटी गलती पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। रेदर वो एक रेंज सेट कर दे डेविएशन का, जिसके हिसाब से जब उस रेंज को क्रॉस करे तब उसके लिए कोई एक्शन लिया जाए। पहले तो बता दो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है भाई ये? स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग कौन सा लाइन से आपको लग रहा है? एक स्टार्टिंग में ही कंट्रोलिंग तो चलो मैंने लिख दिया। वो मतलब ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज। वेरी गुड, ये वाला जो लाइन है ना ये स्टाफिंग का है। बस यही इसी के लिए मैं इतने देर से पूछ रहा था कि भैया एक एक प्रोसेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रेनिंग वगैरह का जिक्र किया है। एंड यू नो कि भाई हमने लोग जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं वो किस चैप्टर के अंदर में आता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज ये डेविएशन एंड ऑल वाला किसके अंदर आता है वो भी आप जानते हो। तो कंट्रोलिंग स्टाफिंग दोनों है, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर बोल रहा है कि भाई एक एक्सेप्टेबल रेंज है डेविएशन का। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा की एरिया है और कौन सा नॉन की एरिया है, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हमेशा ज्यादा मिस्टेक पर टोकना नहीं चाहिए, रादर आप एक डेविएशन का रेंज करो, जब वो रेंज क्रॉस हो रही हो तब आपको एक्शन लेना चाहिए। ये वाला ज्ञान कौन सा प्रिंसिपल देता है? ये पहले मुझे बता दो कौन सा प्रिंसिपल ये ज्ञान देता है? एनालाइजिंग बाय डेविएशन। हाँ, एनालाइजिंग डेविएशन के लिए हमने दो तरीका पढ़ा है ना, टू वेज पढ़ा है ना। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्शन। एक्सेप्शन, हाँ वेरी गुड। तो ये वही है। ये दो कौन से हैं? सीपीसी है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, डेविएशन के लिए, एनालिसिस के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। और इनमें आप मुझे बताओ कौन सा लाइन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को बताता है और कौन सा लाइन सीपीसी को बताता है? सीपीसी को की एरियाज डेविएट करता है, मैनेजमेंट को कि all deviations cannot be controlled, so manager must know वेरी some वेरी गुड, deviations. वेरी वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सारे गलतियों को नहीं रोक सकता है इस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, वेरएस ये की नॉन की एरिया वाला वो सीपीसी, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, मेथड यहां पर कौन सा ट्रेनिंग का यूज किया है कंपनी ने? कंपनी ने कौन सा मेथड यहां पर यूज किया है? Apprenticeship training. हाँ, एक तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिंपल सा ऐसे आप समझ सकते हो। ऑन द जॉब तो है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, और इसने क्या बोला कि अपने एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी इंप्रूव कराने के लिए, वो ट्रेनिंग कराने के लिए वो एक्सपर्ट को बुलाता है, उससे काम करवाता है, लोगों को दिखवाता है, सिखाता है, और फिर हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मैंने हमेशा बताया एक मास्टर होगा, एक एक्सपर्ट होगा, वो एक्सपर्ट के काम को देखकर सीखना ही अप्रेंटिस वाला काम है। यहाँ पर डिग्री फिग्री का कोई रोल नहीं है, तो ये वो इंटर्नशिप में जा नहीं सकता, जॉब रोटेट किया नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई इसने वो थियोरेटिकल कंसेप्ट का यूज किया नहीं है, या वो अलग से कोई ऐसी लैब का सेटअप किया नहीं है जहां पर वो चीज को सिखाया जा सके थियोरेटिकली एंड देन अप्लाई किया जा सके। तो कोचिंग वोचिंग का कंसेप्ट हो नहीं सकता। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक ही है जिसमें एक एक्सपर्ट होता है, उसके काम को देखकर सीखता है इंसान, ठीक है। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल लाइव के लिए वहां पर गैरेज वगैरह का बताया था, उसमें भी सेम तरीका यूज होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया हमारा यहाँ पर खत्म, ठीक है। यहाँ विद दिस वी हैव एंडेड, आपका काम अब शुरू। हमारा ये कंट्रोलिंग चैप्टर का पूरा चीज एंड हो गया। यहाँ से हमारा आपके अगले साल के सिलेबस का पार्ट शुरू होगा, मतलब अगले सेम का, ठीक है। तो पार्ट बी का यहाँ से बुक चालू होगा। ये सारी चीज आप देख लेना, ठीक है। सेम चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब आप लोग एक काम करो, मुझे ये बता दो, किसी को